गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। अभी हम शाहजहां का सीरीज चलाने वाले हैं। हम शाहजहां के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली शाहजहां किनका बेटा है, शाहजहां का क्या कुछ कहानी है, शाहजहां ने क्या क्या चीज़ का निर्माण कराया है, और फिर शाहजहां का जीवनी कैसा गया है, शाहजहां पे कैसा सवाल आते हैं निकल के। एक एक चीज आपको शाहजहां के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो मुगल के एक प्रतिष्ठित राजा, मुगल सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता था, मुगल सम्राट शाहजहां। इन्होंने 1627 से लेकर के 1658 तक लगातार मुगल के गद्दी पे बना रहा। ये जहांगीर का बड़ा लड़का तो नहीं, लेकिन हाँ दूसरा नंबर पे आता था, क्योंकि खुसरो के मरने के बाद शाहजहां ही सबसे बड़ा लड़का था। सबसे बड़ा लड़का कौन था? खुसरो ही था। और इसका नाम था खुर्रम, शाहजहां के बचपन का नाम। बाद में इसे जब दक्षिण भारत का अभियान में विजय मिलती है तो इसके पिता ने इनको खुर्रम कह के पुकारा। ठीक। और जहांगीर का जो बड़ा लड़का था खुसरो, वो सबसे बड़ा था, लेकिन वो आप तो पूरा कहानी जानते ही हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई है जेल के अंदर। एक्चुअली शाहजहां ने ही उसे कुछ कैदियों के सहारा से क्या किया, मरवा दिया। ये बहुत बड़ा विद्रोही के रूप में खुसरो जन्म लिया था। खुसरो जो था, जो शाहजहां से बड़ा भाई था, वो बहुत बड़ा विद्रोही, मतलब विद्रोह करता था दरबार में, अलग अलग एक्टिविटीज करते रहता था। इसी कारण से उसको सलीम जहांगीर ने कैद करा के आंख निकलवा लिया, और उसको कैद करा लिया, और उसको दरबार में ऐसे ही जेल के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया बिना कोई दया का। ठीक। बाद में शाहजहां को लगा कि वो राजा बन जाएगा, इसलिए उसको गला चीप, मतलब कुछ कैदी की मदद से उसका गला चीप दिया और मार दिया। शाहजहां ही उसकी जेल में हत्या करवा देता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां ही वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। बट शाहजहां को भी शासक के लिए काफी चुनौती करना पड़ता है, क्योंकि शाहजहां जब शासक बनता है तो उसको भी अपने शासक बनने के लिए काफी चुनौती करना पड़ता है। क्योंकि कहानी तो आप पूरा डिटेल्स में जान रहे हैं। सलीम जहांगीर की जो पांचवी पत्नी थी, जिसका नाम था नूरजहां, नूर महल है ना, मेहरुनिशा, वो क्या चाहती थी कि मेरा जो दामाद है उसका नाम क्या था, शहरयार, वो राजा बने। लेकिन नूरजहां का जो अपना भाई है, आसफ खान था ना अपना भाई, उसका जो दामाद था अपना, कौन था? शाहजहां। तो वो चाहता था कि मेरा दामाद राजा बने। इस प्रकार से दरबार में अलग लेवल का एक लड़ाई संघर्ष चलते रहता है। और फिर कहीं ना कहीं शाहजहां काफी संघर्ष करने के बाद शुरू से ही लास्ट में सबसे जीत लेता है और फिर राजा बनता है। हर एक चीज को अभी हम तोड़ तोड़ के बताएंगे कि क्या संघर्ष होता है एक्चुअली, कौन सा लोग कैसा स्टेप ले लेता है शाहजहां के अगेंस्ट, कितनी लड़ाइयाँ होती है, क्या सलीम जहांगीर उस लड़ाई में कुछ हेल्प करता है या फिर वो अपना साइड रहता है, सब कुछ देखेंगे। बहुत चुनौती इसको करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी में हुआ, 1592 में। इनका बचपन का नाम खुर्रम था, और ये बचपन में खुर्रम नाम से ही काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। बट बाद में जब जहांगीर ने इसे दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा था, तो दक्षिण भारत को ये जीत भी लिए थे। और जीतने के बाद जो इनके पिताश्री थे सलीम जहांगीर के द्वारा इन्हें एक भव्य उपाधि मिली, जिसका नाम था शाहजहां। तब से इसका नाम खुर्रम नहीं करके शाहजहां कर लोग पुकारने लगे। इसका बचपन से नाम शाहजहां नहीं था, शाहजहां इसे उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत का अभियान को बड़ा अच्छा से जीत लिया था, और इस प्रकार उन्हें एक लोकप्रिय उपाधि सलीम जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई। तो तब से उसका नाम क्या हो गया, शाहजहां। पिता जहांगीर की मृत्यु कब होती है? तो 1627 में हो जाती है। तभी तो ये 1627 में जो राजा बनता है, और 1658 मतलब 1658 तक लगातार गद्दी पे बने रहता है। जो इन मतलब मृत्यु तो 1627 में हो जाती है जहांगीर की, बट बेटा शाहजहां जो शासक मतलब शासन के गद्दी पे बैठता है,
वो 1627 एग्जैक्टली नहीं कहिए, थोड़ा-सा जब हम हिस्ट्री को डिटेल्स में जाके पढ़ाई किए, तो उसमें 1600 कुछ बुक 1627 लिख रखा है, लेकिन जानिए एक्चुअली कहानी क्या है कि ये शासक ना 1628 में बना था। और वो कब एनसीईआरटी लिखता है एकदम प्रॉपर वे से, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी लिखता है कि 1628 में ये राजा बना और 24 फरवरी का दिन था। तो ये राजा बनता है, क्योंकि पिता इसके 1627 को ही मर गए थे, सलीम जहांगीर, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई उड़ाई में बिजी रह जाता, आपस में सब भाई लड़ाई उड़ाई करने के लिए बिजी रहता है, तब जाकर के ना राजा बनेगा। तब ये 1628 ईस्वी में राजा बनता है, लड़ाई उड़ाई कर करके सब भाई लोग से, उसमें ही टाइम खींचा जाता है। ठीक, ये जो राजा बनने का गैप है ना शुरुआती में, वो लगभग 3 महीना का गैप हो जाता है। काफी संघर्ष का दौर रहता है वो 3 महीना, वो उसको मार रहा है, वो उसको खींच लिया, ये हो गया, काफी लड़ाई भाई भाई में ही हो गया राजा बनने के लिए। क्योंकि जहांगीर कंप्लीट रूप से निपटा के नहीं गया था, क्योंकि जहांगीर खुद मतलब फंस गया था कि भाई हम अपना दामाद को राजा बना दे या फिर हम अपना बेटा को राजा बना दे। चूंकि उसका दामाद और उसका बेटा एक ही था शहरयार, चूंकि जहांगीर का अपना बेटा शहरयार था, और वो उसकी जो पत्नी बहुत लोकप्रिय जिसे वो बहुत प्यार करता था, वह पत्नी का दामाद था कौन? शहरयार, है ना? तो ये दोनों ने शादी करा, मतलब तो सलीम जहांगीर बड़ा अलग लेवल में फंस गया कि भाई हम, अगर हम ना शहरयार को छोड़ करके शाहजहां को पकड़ते हैं, तो फिर मेरी वाइफ हमसे खिसक जाएगी, क्योंकि लाडली का हस्बैंड अगर नहीं बनेगा राजा तो फिर वो क्या सोचेगी भाई। तो इस प्रकार से वो सोचा कि अगर पत्नी को पकड़ते हैं तो बेटा छोड़ देगा। इस प्रकार से वो अपने जीवन में किसी प्रकार का स्पष्ट रूप से फैसला दे ही नहीं पाया सलीम जहांगीर कि भाई राजा किसको हम बना के ऊपर जाए। मतलब वो लंद फंद में रहते रहते मतलब बात को ना लपझा के रखा पूरा जीवन भर, और फिर खुद मर गया 1627 में। ऐसे कहावत भी है कि अगर आप अपना जमीन का बंटवारा करके ऊपर नहीं जाइएगा, तो कल के डेट में आपका बेटा को संघर्ष करना ही पड़ता है। इसलिए फैसला गार्जियन अगर हर एक फैसला को गार्जियन अगर खुद समेट ले, तो उसके अगले पीढ़ी को किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा में पड़ना नहीं पड़ता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं सलीम जहांगीर की गलती तो रही है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी ये नहीं कहा कि भाई राजा बनना किसको है। बड़ा कन्फ्यूजन में ये सलीम जहांगीर फँस गया था। एक तरफ दामाद तो दूसरा तरफ बेटा। जो दामाद था वो उसका अपना तीसरा नंबर का बेटा था। तो गजब कंडीशन इसके ऊपर आ गया था, तो इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या करे नहीं करे, है ना? तो जहांगीर के जीवन काल तो इस प्रकार से बीत गया। राज्य अभिषेक के समय उसने एक उपाधि भी धारण किया, अबुल मुजफ्फर की उपाधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अबुल मुजफ्फर शाहउद्दीन, सॉरी शाहउद्दीन नहीं, उनको शहाबुद्दीन पढ़ना। अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी। आई कैन रिपीट, फिर से रिपीट कर सकते हैं हम कि भाई क्या शाहजहां ने उपाधि धारण किया था अपने राज्य अभिषेक करवाने वक्त। अब आपके मन में गूंजता हो ये राज्य अभिषेक सर बार बार बोलते हैं, एक्चुअली राज्य अभिषेक होता क्या है? तो जब जो राजा बनता था उसको भव्य हवन और माथे पे एक लंबा सा तिलक लगाया जाता था, उसी को तिलक लगाने वाले काम को ही राज्य अभिषेक कहते हैं, है ना? क्योंकि वो पूजा पाठ और तिलक लगाने से ये सिद्ध हो जाता था कि हमारे दरबार का नए राजा हैं, वो जो राजा हैं अब वही नए राजा कहलाएंगे जिनका राज्य अभिषेक कराया गया है। तो बड़ा खुश था शाहजहां जब उसका राज्य अभिषेक होता है, तो उन्होंने एक भव्य उपाधि भी अपने नाम में जोड़ लिया। क्या उपाधि था? ये क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम में। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी, है ना? इतना बड़ा उपाधि धारण किया था। नूर की भाई आशफ खान जो थे, ये जो नूर जहां के भाई थे आशफ खान, उनकी जो पुत्री थी वह शाहजहां से क्या करी थी? शादी करी थी। ये चीज हम आपको बता दिए। एक्चुअली इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंत बानो बेगम था। ये सबसे चर्चित पत्नी रही है। अर्जुमंत बानो बेगम किसकी पत्नी रही है? शाहजहां की पत्नी रही है। और यही अर्जुमंत बानो बेगम किसकी बेटी रही है? आसफ खान की बेटी रही है। आसफ खान
कौन थे? आसफ खान नूरजहाँ का भाई था और उसकी बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम रही है और यही सबसे चर्चित पत्नी में से एक रही है, क्योंकि अर्जुमंद बानो बेगम देखने में अपनी फुआ के तरह काफ़ी सुंदर थी, क्योंकि फुआ इसकी कौन थी? मेहरुन्निसा, जिसको नूरजहाँ कह सकते थे, फुआ ही थी ना। और ये आसफ खान की, जो आसफ खान थे उनकी बेटी थी, और आसफ खान कौन थे? नूरजहाँ का अपना भाई थे। ठीक, ये नूरजहाँ कौन थी? तो सलीम जहांगीर की पांचवी पत्नी थी, जिससे सलीम जहांगीर बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। है, एकदम सब कुछ क्लियर हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरा आवाज़ स्लो लगता है तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी सुन सकते हैं, और यदि आप फ्रेशर्स हैं, ये चैप्टर शाहजहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी क्या है ना। तो अर्जुमंद बानो बेगम ये सबसे चर्चित पत्नी में से एक रही है। हालांकि और भी पत्नी तो थी ही शाहजहां का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अर्जुमंद बानो से मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये बहुत प्यार करता था किससे? अर्जुमंद से। और इसके ही नाम पे आगे चल करके पहले तो अर्जुमंद को एक उपाधि देता है, कौन? शाहजहां। मुमताज महल क्या देता है? उमर। इसको आगे चल के एक उपाधि मिलता है मुमताज महल का, और इसी के नाम पर आगरा में आज जो आप ताजमहल देख रहे हैं ना, यही मुमताज महल के मृत्यु पे बनाया गया था। कहा जाता है कि मुमताज महल की जब देहांत हो गई थी, तो पागल सा हो गया था कौन? सलीम जहांगीर बहुत पागल हो गया था। सॉरी, सलीम जहांगीर नहीं, शाहजहां बहुत ज्यादा पागल सा हो गया था जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, और उसकी ही याद में उसको पूरा दुनिया याद रखे, हजारों वर्ष तक इसको याद किया जाए, इसके लिए उन्होंने ताजमहल आगरा में बनवाया। किसके नाम पर? मुमताज महल। और मुमताज महल किसका नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम का। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? तो शाहजहां की पत्नी थी। ये कैसी पत्नी थी? तो इससे शाहजहां बहुत ज्यादा क्या करते थे? प्यार करते थे। आपको अच्छे से समझ समझ में आ गया? कोई भी डाउट है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स नीचे पड़ा हुआ है, आप एक कमेंट तो लिख के देखो, आपको उसका आंसर एकदम पूरा डिटेल्स में हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक, आपके एक वीडियो के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए मेरा ये बना बना खाना अच्छे से खाओ, जो भी आपका मेहनत है वो सब हम कर लेंगे। और आप अच्छे से वीडियो पढ़िए, और आप पढ़ने के बाद चीज़ें समझिए, और जाके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे से आपका लगभग लगभग 70 to 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन बेहिचक बन जाएगा, और बाद बाकी क्वेश्चन तो आप खुद नहीं बनेगा तो बना बना के प्रैक्टिस करके सीख ही लोगे, क्योंकि वो 20% क्वेश्चन को भी कवर करने के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मेरे लेक्चर का क्या फ़ायदा? जब बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिए तो फिर आप याद ही नहीं रख पाओगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपसे बार बार एग्जाम में यहीं से सवाल आते हैं, हम वही पढ़ाते हैं। हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाएं? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो 20 नंबर को कवर करने के लिए लगभग दुगना पढ़ाना पड़ जाएगा, दुगना नहीं, दुगना से भी ज़्यादा। अगर हम 2 घंटे के लेक्चर लाते हैं सिर्फ समझ लीजिए शाहजहाँ पे, तो हमको 4-5 घंटे पढ़ाना पड़ेगा शाहजहाँ पे, तब आप 100 में 100 मार के आओगे। तो हम क्यों 20 नंबर छोड़िए ना, आप कोई भी एग्जाम में 80% आप स्कोर कर दीजिए, और नहीं पास करिएगा ताकि हमसे मिल लीजिए। आप कोई भी गवर्नमेंट पेपर में 80% स्कोर करके आइए, आप पक्का पास करिएगा, ये मेरा वादा है ना। और अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वो शाहजहां की पत्नी थी, और अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हो जाता है। और शाहजहां जो है वो, मतलब ऐसा है कि जो अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करता है, इसी का नाम मुमताज महल देता है। अब इसको पता नहीं इतना प्यार होता है अर्जुमंद बानो बेगम से, कि कहा जाता है कि मतलब हर साल अर्जुमंद बानो बेगम एक नए बच्चे को जन्म देती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कितना प्यार था किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से, कि हर साल वह एक नए बच्चे को जन्म दे देती थी। और इस प्रकार से अर्जुमंद बानो बेगम को 14 बच्चा लगातार हुआ था।
और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। ये 14 आप समझ रहे हैं ना कि 14-14 बच्चा एक ही लड़की के द्वारा दिया जा रहा है जन्म, तो कितना ये उसके लिए मतलब कहीं न कहीं ना एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ का भी स्थिति थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, पहले की तुलना में। क्योंकि बहुत कष्ट झेलना पड़ता है माँ को, एक एक बच्चे को जन्म देने में। और 14-14 बच्चे को ये जन्म दिए तो समझिए कि उसका स्वास्थ्य का स्थिति का लेवल क्या होगा, एकदम खराब हो जाएगा, है ना? तो ये 14 बच्चे को जन्म देने के बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि जब चौ मतलब 14th नंबर का बच्चा अगर पेट में रहता है तो उसी वक़्त बच्चा का तो जन्म हो जाता है, लेकिन माँ का जान चला जाता है प्रेगनेंसी के ही दौरान, है ना? क्योंकि उसकी स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ा जाती है। और इसी कारण से ना सब दिन शाहजहाँ खुद को ही कोसने लगा कि आज अगर मुमताज़ मर गई है, तो वो मेरे ही गलती से हम बेवकूफ़ की तरह मतलब हर एक साल एक-एक बच्चा तो कहीं न कहीं समझिए कि शाहजहाँ सोचता था मेरा ही सब कुछ गलती है और फिर मेरी गलती की ही वजह से आज मेरी वाइफ़ जीवित नहीं है। अगर वो चाहता तो फिर ये प्रेगनेंसी कंट्रोल भी करा सकता था और अगर बच्चे नहीं होता तो शायद भाग्यवश ये ज़िंदा रह सकती थी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई भी प्रकार का अगर डाउट है, किसी भी प्रकार का कुछ है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। है ना? आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कमेंट और आप हमसे वह सवाल को अच्छे से डाल सकते हैं। इसमें कोई आपको हेजिटेशन होने का बात नहीं है। अभी हम जानेंगे कि भाई कौन-कौन 14 बच्चे थे। सबके बारे में एक-एक करके हम जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, जो अनफॉर्च्यूनेटली सबसे दुर्भाग्यवश ये मुमताज़ के लिए क्या होता है, वो चलिए 14 बच्चे को जन्म दी। लेकिन जिसमें 7 बच्चे मर जाता है। भाई सा उस वक़्त डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल का फैसिलिटी उतना साफ-सुथरा भी नहीं था और माँ का खाना-पीना हर कुछ, हर चीज़ पे डिपेंड करता था। तो कहीं न कहीं 14 बच्चे में से 7 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक? मात्र 7 बच्चे बच पाते हैं, जिसमें 4 पुत्री सॉरी 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ ये क्या रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। बाद बाकी 7 बच्चे मर जाते हैं, जिसका नाम भी हिस्ट्री में आज तक जाना नहीं गया है कि कौन-कौन नाम के बच्चे की मृत्यु हो गई है। अब भाई आप ही सोचो ना, कोई छोटा बच्चा का मृत्यु हो जाएगा तो उसके बारे में कौन याद रखने वाला है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन याद रखने वाला है अगर छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो। सबसे पहला ये एक चीज़ होता है। तो जो बच्चे बचे थे वो कौन-कौन थे हम उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम है दारा शिकोह, दूसरा नाम है औरंगज़ेब, तीसरा नाम है मुराद बख्श और चौथा नाम है शाह शुजा। और पुत्री जो है वह पहले नंबर पे जहाँ आ रहा, दूसरा नंबर पे रोशन आ रहा, तीसरे नंबर पे गोहन आ रहा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पुत्र का नाम दारा शिकोह, औरंगज़ेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। पुत्री का नाम जहां आ रहा, रोशन आ रहा, गोहन आ रहा। ये 4 पुत्र, वो 3 पुत्रियां। हालांकि 1 मिनट रुके, थोड़ा-सा हम ना कन्फ्यूज़ इसलिए हैं, ये 7 बच्चा तो है, 7 बच्चा मर जाते हैं, 7 बच्चा इधर है। इसका मतलब ये 15वाँ बच्चे की माँ बनने वाली थी। मतलब 14वाँ बच्चे की माँ नहीं, ये 15वाँ बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक्चुअली 14 बच्चे को ये जन्म दी। तो आप खुद सोचो ना कि 14 बच्चे को जन्म देना क्या आसान है? मतलब शरीर का हालत ही खराब हो जाता है, मतलब कहीं न कहीं मज़ाक नहीं है ना, कितना कष्ट होता है माँ को तो ख़ैर माँ ही जानती है। तो फिर 14 बच्चे को जन्म दी, एक 15वाँ बच्चे में वो बच्चे सहित वो ख़त्म हो गई। तो जो 15वाँ बच्चा होने वाला था, उसमें ही उनकी जान चली गई और 7 बच्चे मर गए थे और 7 बच्चे जीवित थे, जिनमें से पुत्र और पुत्री का आपको नाम गिनाए, 4 पुत्र ज़िंदा थे और 3 पुत्रियाँ ज़िंदा थी। ठीक? बहुत प्रेशर आया था उनके पेट में और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। इसी दौरान मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है, एकदम स्पॉट डेथ होता है। और मृत्यु कब होती है? तो 1631 ईस्वी में हो जाती है। 1631 ईस्वी में 1631 में ही शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। जबकि आप खुद सोचो
कि जो सलीम जहांगीर है वह 1627 में मर चुके थे। और इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो शाहजहां का शादी है वह सलीम जहांगीर अपने सामने ही करवा दिए थे। किससे? मुमताज महल से, अर्जुमंद बानो बेगम से, जो कौन था? तो आसफ खान की बेटी थी। और पता नहीं इन दोनों में किस लेवल का प्रेम था कि देखिए प्रेम का ही इल्जाम लास्ट में मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वर्ष 1631 ईस्वी में मुमताज महल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और शाहजहां बहुत दुखी होता है। फिर उस मृत्यु की शोक में उसने वर्ष 1532 ईस्वी में 1632 में ताजमहल बनने के लिए ईंटा वींटा गिरवाता है और काम स्टार्ट हो जाता है। पूरा ईंटा छड़ उसके बाद आपको क्या कहते हैं उसको, मार्बल वगैरह एकदम एक पर एक सफ़ेद संगमरमर सब कुछ आगरा में गिरवाता है। और फिर काम स्टार्ट होता है किसके लिए? ताजमहल बनता है, एकदम भव्य महल। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1632 में ताजमहल 1632 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था। और लगभग 1653 ईस्वी में यह बन के क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लगभग ताजमहल को बनने में कितना दिन लग गया फ्रेंड्स? तो हम इस बिंदु पे चर्चा करते हैं। ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का अवधि लगा था। लगभग 22 वर्ष लग गया था क्या बनने में? ताजमहल को कंप्लीट होने में। और मुमताज महल के मकबरे के रूप में ये ताजमहल जाना जाता है। क्योंकि ताजमहल के ही नीचे में मुमताज महल को दफनाया गया था। मुमताज महल कौन थी? मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई थी? एक एक पॉइंट आप बारीकी से अपने माइंड में एक स्टोरी टाइप में सेट करिए। प्रॉमिस हम करते हैं कि जब हम पढ़ा देंगे तो फिर ये स्टोरी को आप भूलना भूल जाओगे। अगर एक दो बार मेरे स्टोरी को रिवाइज करते रहोगे बीच बीच में तो भूलोगे नहीं। चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप स्टोरी तो आप याद रखोगे ही, चलो मतलब ऐसा नहीं कि आप जीरो याद रहेगा। लेकिन बहुत सारा नाम होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा डेट आती है, बहुत ज़्यादा ईस्वी बताना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा अपना माइंड नहीं याद रख पाता है। तो अगर आप 1 से 2 बार याद कर लेते हो, 5-5, 6-6 महीना में भी 1 बार, तो हम बोलते हैं आप अपडेट में रहोगे। और एग्ज़ाम में आई होप आप बहुत ज़्यादा सही टिक करके आओगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ताजमहल बनना 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 तक, मतलब 1632 से 1653 तक ताजमहल कंप्लीट होता है। और ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष लगता है। और 22 वर्ष के बाद मुमताज महल के मकबरे के रूप में ताजमहल को जाना जाता है ना? और आज भी आप ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हो, जो कि भव्य इमारत में से एक है। हालाँकि मुमताज के सातों पुत्र-पुत्रियाँ एक क्रम में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन तो आएँगे, है ना? सातों पुत्र-पुत्रियाँ का नाम आपको याद करना अत्यंत ज़रूरी है। जो भी मुमताज महल का सातों पुत्र-पुत्रियाँ हैं, उनका नाम आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर से एक बार आपको हम बता दें क्या? चलिए। पुत्र में पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मुराद बख्श, चौथा शाह शुजा। पुत्री में पहला जहां आरा, दूसरा रोशन आरा, तीसरा गोहन आरा। इतना सारा 7 पुत्र पुत्रियां जीवित भी रहे और बड़े भी हुए। क्योंकि बाद में चल करके ये चारों भाई उत्तराधिकारी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ आपस में करते हैं, काफ़ी संघर्ष किया जाता है ये चारों भाई के बीच में, और आपस में ही लड़ जाते हैं। हम आपको हमेशा एक ही बात कहाए हैं कि आपस में लड़ना भाई-भाई में ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। अगर सभी भाई में जो बड़े भाई हैं वो राजा बन जाते, जो 3 भाई हैं वो बड़े-बड़े पद पे रहते, तो क्या दिक्कत था? ये लड़ाई में कहीं न कहीं जान चली जाती है ना, तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। लड़ाई ही करना सब कुछ नहीं है। कुछ काम समझदारी से भी किया जाता है, तो वहाँ समझदारी से ही काम लेना चाहिए। लड़ाई से बर्बादी होता है अधिकतर और फ़ायदा कुछ नहीं है। गुस्सा में लोग एक-दूसरे को ही हानि पहुँचाते हैं। तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। हर बात पे लड़ लेना, हर बात पे झगड़ लेना, ये अच्छा बात बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग भाई राजा बनने के लिए जब शाहजहाँ की मृत्यु होती है तो आपस में चारों बड़ा लड़ाई करते हैं, चारों भाई। और बहन लोग जो है कुछ-कुछ भाई को सपोर्ट भी करती है। हर एक चीज़ को हम एक-एक करके जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे।
आपस में ही भाई लोग लड़ जाते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। तीनों बहन 3 अलग-अलग भाइयों को सपोर्ट करती है, फिर भी एक पुत्र जो रहता है शाहशुजा, कौन-सा पुत्र? शाहशुजा बच जाता है और उसके सपोर्ट में कोई भी बहन नहीं रहती है, क्योंकि भाई की संख्या 4, बहन की संख्या 3, तो 3 बहन 3 भाई को सपोर्ट करेगी, तो 1 भाई तो बचेगा ही फ्रेंड्स, है ना? 3 बहन 3 भाई को सपोर्ट करेगी, तो 1 भाई फिर भी बच जाएगा। तो बचने वाला भाइयों का नाम में से सबसे बड़ा नाम किसका आता है? शाहशुजा का आता है। यह शाहशुजा बच जाता है और इसका सपोर्ट कोई भी नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन-सा भाई को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है उनकी बहन की तरफ से। तो आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हो कि शाहशुजा नाम का भाई जो है, उसको कोई भी बहन सपोर्ट नहीं करती है। शाहशुजा। अब चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। तो शाहजहाँ की जो माता का बात करें, तो माँ ज का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। शाहजहाँ की माँ बात-बात पे गुस्सा कर लेती थी, याद रख सकते हो जगत गोसाई, है ना? बहुत गुस्साने वाली थी शाहजहाँ की माँ, जगत गोसाई। ये उदय सिंह की कौन थी? ये उदय सिंह की पुत्री थी, मतलब राजपूताना खानदान से ताल्लुक रखने वाला कौन? सलीम जहांगीर, वहीं से शादी किया था उदय सिंह की लड़की से, जिसका नाम था जगत गोसाई। हालाँकि ये अगर देखा जाए तो ये राजपूत कन्या थी, राजपूत खानदान से अपना ताल्लुक रखती थी। दूसरा चीज़ अगर आप देखिए तो इनकी जो पुत्री थी, है ना? जो पुत्री थी, ये कौन-सा समुदाय से बिलॉन्ग करती थी? राजपूताना खानदान से। और ये जो जगत गोसाई थी, वो कौन थी? तो वो आपको जोधा के ही परिवार की एक लड़की थी। तो फिर वहीं से ये इससे शादी हुआ था जगत गोसाई से, और जगत गोसाई एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है शाहजहाँ। और जगत गोसाई के जो मतलब हस्बैंड होते हैं उनका नाम क्या था? तो सलीम जहांगीर नाम था। और इन दोनों से एक बच्चा होता है जिसका नाम शाहजहाँ रहता है। तो आपको माता और पिता, जो सलीम जहांगीर के माता हैं और पिता हैं, इन दोनों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस दोनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये एक राजपूत कन्या थी जगत गोसाई, और शाहजहाँ जो था वह इन दोनों से जन्म लिए थे। ठीक। शुरुआती जीवन जो शाहजहाँ का रहता है, वह बादशाह बनने से पहले जो शाहजहाँ है, एक शहजादा के रूप में जाना जाता है। ठीक ना? इसको हालाँकि सलीम जहांगीर से बड़ा अच्छा पटता था, बनता था। पिता और बेटा साथ-साथ कई घंटों तक गपियाते थे, है ना? और हर एक युद्ध करने से पहले डिस्कशंस चलते थे दरबार में, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सलीम जहांगीर के सेवा सत्कार में हमेशा शाहजहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। बोलते थे, पिताश्री आपके लिए अगर अपना जान भी निछावर करना पड़े तो जान भी दे देंगे, लेकिन आपका सिर को झुकने कभी नहीं देंगे। हमारा ये कर्तव्य और हमारा ये धर्म है। ये सलीम जहांगीर को इस बात का हमेशा से घमंड रहा है कि मेरा जो दूसरा नंबर का लड़का, जिसका नाम हम खुर्रम रखे थे, बाद में दक्षिण विजय पे उसको उपाधि हम शाहजहाँ जो दे दिए थे, वो लड़का मेरा बहुत ज़्यादा केयर करता है, ख़्याल रखता है, और मेरे प्रतिष्ठा, मेरे हिम्मत और मेरे मतलब घमंड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये कारगर बेटा में से एक है, जिसका नाम था शाहजहाँ। ये एक शहजादा था। शहजादा किसे कहते हैं? तो राजा के अंदर जो बेटा लोग होते हैं उसको ही शहजादा कहते हैं। एक्चुअली ये सबको विरासत में सत्ता मिलती है शहजादा को। इन लोगों को जीवन में वैसा कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। सोना का चम्मच लेके ये सब जन्म लेते हैं। उसी को शहजादा वर्ड उपयोग किया जाता है हिंदी में, ठीक ना? तो बना-बना साम्राज्य में पैदा लिए, है ना? तो काफ़ी बड़ा बात है। और बहुत सेवा सत्कार के रूप में जो शाहजहाँ का काफ़ी सेवा सत्कार, एकदम हाथ जोड़ के सलीम जहांगीर के सामने खड़े रहते थे कि पिताश्री मर जाएँगे लेकिन आपका सिर कभी झुकने नहीं देंगे। जहांगीर के कहने पर उसने कई जगह जो है वहाँ जा कर के सूबेदार का पद को ग्रहण किया। अलग-अलग जगह के क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद पर कायम रहे। कौन?
शाहजहाँ, जहांगीर जहाँ-जहाँ उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए कहते थे, शाहजहाँ वहाँ का जाकर के सूबेदार वाला पद को एक्सेप्ट करते थे। सूबेदार का ही मतलब मुख्यमंत्री होता है आज की डेट में। और कई लड़ाई का नेतृत्व शाहजहाँ ने खुद अकेले भी किया और उस लड़ाई को जीत भी लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई रहा था, वो राणा सांगा का जो बेटा था, वहाँ मेवाड़ वाला क्षेत्र में गया था। इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाए थे ना कि राणा का परिवार से जो लड़ाई एक पुश्त नहीं जीत पाया, उसे ये शाहजहाँ ने जीत के दिखा दिया, है ना? जो पूरा पुश्त नहीं जीत पाया, पूरा अकबर अपना पूरा 50 साल का नौकरी लगा दिया उस मेवाड़ वाला क्षेत्र को जीतने में, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र राणा सांगा जब तक जीवित थे। घमंड है आज भी राजपूत खानदान को, इस बात का घमंड होना चाहिए कि जब तक राणा सांगा जीवित थे, वह क्षेत्र को उनसे कोई नहीं छीन पाया। मुगल क्या, मुगल में कोई भी राजा का औकात नहीं था उसका क्षेत्र को छीन ले, है ना? छीनता था, कुछ ही चंद महीनों में वो क्षेत्र फिर राणा सांगा का हो जाता था। लेकिन मुगल फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था शाहजहां। उन्होंने इस क्षेत्र को जीत भी लिया अपने दिमाग को थोड़ा सा शातिर करके। और जीतने के बाद सलीम जहांगीर अपना मतलब घमंड से छाती को क्या कर लिया, चौड़ा कर लिया। क्योंकि जो काम दादाजी नहीं कर पाए, वह काम उनका पोता शाहजहां करके दिखा दिया। और मेवाड़ वाला क्षेत्र को मुगल एम्पायर के गद्दी में, मुगल मुगल एम्पायर के क्षेत्र में मिला लेता है ना? राणा परिवार को पूरा मतलब अपने में मिला लेता है। संधि वंधि होता है, संधि किया जाता है। संधि करने किया नहीं जाता, संधि करने के लिए विवश कर देता है कौन? आपका शाहजहां। चूंकि अब चाल चला, लड़ाई किया, जो भी किया उससे मतलब नहीं है, आखिर संधि तो हुआ ना भाई। तो लास्ट में संधि करनी ही पड़ती है। और उसने मेवाड़ क्षेत्र को मुगल के अंदर मिला दिया। और ये शाहजहां का सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ी सफलता थी कि जो काम इसके दादा अकबर नहीं कर पाए, जो काम इसके पिता जहांगीर नहीं कर पाए, वह काम शाहजहां पोता के रूप में कर दिखाता है ना? तो ये इतिहास में आज भी इस पन्ने को याद किया जाता है। बहुत बेटा लोग आज की डेट में कहते हैं कि ये मेरा पापा नहीं कर पाए, हम कहाँ से कर पाएँगे? मेरे दादा ही नहीं कर पाए, तो ये पोस्ट हम कहाँ से ले पाएँगे? तो आप सीखिए, कम से कम वो पन्ना पलटिए, इतिहास का शाहजहाँ का इतिहास पढ़िए कि जो काम बाप-दादा नहीं कर पाता है, वो काम आप कर सकते हो। तो शाहजहाँ ने ये काम करके दिखाया। और जो क्षेत्र हमारे पूर्वज मेवाड़ वाला क्षेत्र को जीतने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ करते थे, वह क्षेत्र को जीत के अपने में मिला दिया कौन? शाहजहाँ। जो कि ये जिससे उनको एक उपाधि भी मिलता है। उपाधि नहीं तो उपाधि तो पहले मिल जाता है दक्षिण भारत के विजय पे। समझ रहे हैं ना? इसमें आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेवाड़ वाला क्षेत्र को मुगल के अंदर मिला दिया जाता है किनके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। एक बहुत बड़ी सफलता रहती है, बहुत बड़ी जीत रहती है मुगल के लिए। और दबा के पार्टी चलती है जीतने के बाद। इसके अलावा दक्षिण भारत में अहमदनगर का जो क्षेत्र था, उसको भी लगभग मिलाया था शाहजहाँ ने। उसको जीता और इसी तरह राजा बनने से पहले उसने अच्छी खासी जितना भी लगभग लड़ाइयाँ की, वो अच्छी खासी लड़ाइयाँ को जीत लेता है। जो-जो युद्ध जीतना मुगल के लिए कठिन था, वह सब अलग-अलग युद्ध को शाहजहाँ अपने नेतृत्व में जिता देता है, जिससे उसकी प्रतिभा का काफ़ी साम्राज्य में चर्चा होता है। उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी दिखाया जाता है पूरे साम्राज्य में। और पूरा साम्राज्य का लोग शाहजहाँ को मतलब एक वीर योद्धा के रूप में याद करते हैं कि इन्होंने कितना दिमाग से एक योद्धा के रूप में अलग-अलग साम्राज्य को जीत के मुगल को मिला लिया और मुगल का सीमा क्षेत्र को बड़ा कर दिया। इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा इतिहास में आज की डेट में भी दिया जाती है। और वो अपने पिता का कहना सब बात को माने और जितना भी युद्ध लड़ना चाहे, वो अपने पिता के ही कहने पे लड़े। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, याद भी हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हालाँकि बात 1623 ईस्वी की रहती है ना? उस वक़्त आपका सलीम जहांगीर भी ज़िंदा रहता था। नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर पे बहुत पड़ने लगा और इसे देश जो है मतलब पढ़ने लगता है। शाहजहाँ जो है मतलब
जो देखता है ना नूरजहाँ का बहुत, जो मेरे पिता हैं सलीम जहांगीर, वो ना अब मुझसे दोस्ती क्या रखेंगे, अब उनकी तो पत्नी आ गई है, अब वो पता नहीं उसी के साथ पूरा दिन रात बिताते रहते हैं। मतलब पिता और बेटा का जो बढ़िया दोस्ती था, वो साथ खत्म हो गया। दिन भर उसके ही साथ जहांगीर रहने लगे। मतलब जब शादी-वादी हुआ मेहरुनिशा के साथ, जिसको नूरजहाँ, नूर महल के भी नाम से आप पुकार सकते हो, तो शाहजहाँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक विद्रोह किया था दरबार में, क्योंकि उसे खुद शासक बनने से रोका जा रहा था, है ना? और उनको खतरा भी लग रहा था कि अब हम शासक नहीं बन पाएँगे, कहीं यह मेहरुनिशा का दामाद शहरयार ना शासक बन जाए। इस बात का डर शाहजहाँ को बहुत सताने लगा कि मेरे किया गया सारा इज़्ज़त अपने पिताश्री को धूमिल मिट्टी में ना मिल जाए। हमने अपने पिता को इतना सम्मान दिया, कहीं मेरे पिता, हमारी जो माँ है, सौतेली माँ जिसको हम नूरजहाँ कह सकते हैं, वो नूरजहाँ के प्रभाव में हमारे पिता आ करके हमारे पूरे साम्राज्य में ये ऐलान ना कर दें कि मेरा जो छोटका लइका है, मतलब जो सबसे छोटका लड़का है, वही राजा बनेगा। इस चीज़ का खतरा और इस चीज़ का डर किसके मन में घुस गया? शाहजहाँ के मन में। और उन्होंने दरबार में विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उसे खुद शासक बनने से खतरा लगने लगा। ठीक? और इस विद्रोह के बाद जहांगीर और शाहजहाँ का जो संबंध था थोड़ा-सा खराब हो गया। मतलब पिता भी गुस्सा गए कि शाहजहाँ, तुमसे ये आशा नहीं करते थे हम कि तुम ये भाई विद्रोह करोगे, हम तुमसे बिल्कुल आशा नहीं करते थे। मतलब चीज़ें समझ रहे हैं ना? कि उनको लगा कि हम बिल्कुल तुमसे ये आशा नहीं करते थे कि तुम क्या करोगे? विद्रोह करोगे। लेकिन तुमने विद्रोह किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमने विद्रोह भी किया तो चलो, हज़ार अच्छाई देख कर के यह गलती को हम क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। लेकिन बेटा मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे ही विरुद्ध विद्रोह करता है। तुमने ही कहा था ना कि भैया खुसरो आप पे विद्रोह करता है, पिताश्री हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैंने उसका गला चिप के उसे जेल के अंदर ही मार दिया। तो फिर तुम बेटा ऐसा क्यों मेरे साथ करने लगे हो? तो कहीं न कहीं ये अपने मन में तो गुस्सा रखता ही है कि एक्चुअली आपकी जो नूरजहाँ है ना, उसको देख के हम बहुत चिढ़-चिढ़ करते हैं। ये नूरजहाँ ठीक लड़की नहीं लग रही है। लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाता है, कौन? शाहजहाँ। लेकिन बाद में शाहजहाँ माफ़ी वगैरह भी माँग लेता है। बोलता है, पिताश्री हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए पिताश्री, आपसे ऐसा कोई हम गलती नहीं करेंगे, कभी हम आपसे विद्रोह नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी दुःख, पीड़ा था वो पचा लेता अपने मन में, कौन? शाहजहाँ। बोलता है, पिता से लड़ने का मतलब अपने पैर पे एक कुल्हाड़ी खींच लेना, इसको यही लगता था। तो ये बोला, पिताश्री हमको माफ़ कर दीजिए पिताश्री, अब से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे पिताश्री, हमको माफ़ कर दीजिए, इस बार आप हमको माफ़ कर दीजिए। और मरने से पहले जो सलीम जहांगीर मर रहे थे, मरने से पहले बोल दिए थे कि देखो, जो भी हो मेरी पत्नी हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखी, हमको हर तरह का जो भी है उसका सुझाव भी हम सुने और हम अपने मन का भी सुझाव सुने। हमको ओवरऑल जो इस साम्राज्य के लिए सबसे ईमानदार और सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बेस्ट राजा के रूप में अगर हम चयन करेंगे, विगत कई वर्षों के युद्ध और विगत कई वर्षों की योजना और विगत कई वर्षों के पिछले कई वर्षों के मतलब चीज़ों को देखने के साथ हम फैसला लेंगे, तो मेरा मरने से पहले बस मेरा अपना यही फैसला है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था। किसको? जहांगीर को। क्योंकि सॉरी, जहांगीर को नहीं, शाहजहाँ को। शाहजहाँ ने उनका मरते-मरते दिल जीत लिया था। तो बोला ठीक है हम मर रहे हैं, अब शाहजहाँ को ही राजा बनाना। लेकिन ये बात तो मेहरुन्निसा के कान में घुस तो गया लेकिन पच नहीं रहा था। वो बोल के मर तो गया, है ना? लेकिन पचिए नहीं रहा था। बोला नहीं-नहीं, ऐसे कैसे ही बन जाएगा राजा। गर्दन काटेंगे, ये काटेंगे, लेकिन उसको राजा बनने तो देंगे नहीं, है ना? लेकिन जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है, तब शाहजहाँ उस वक़्त वहाँ पे जहांगीर के पास था ही नहीं। ये बात तो जहांगीर बोल के मर गया था, लेकिन यह बात को कोई
जहांगीर थी शाहजहां के कान तक पहुंचाया ही नहीं कि मेरे पिताश्री ने अनाउंस करके मरा है कि मेरा जो सेकंड नंबर पे लड़का है शाहजहां, उसको ही राजा बना दिया जाए। ये बात को जमीन में दबा लिया गया, है ना, दरबारी के द्वारा। क्योंकि दरबारी का जो इशारा चल रहा था, इस दरबारी को चलाने वाला में से सबसे बड़ा नाम नूरजहां थी, मेहरुनिशा। वो अपना शासन को कायम रखी हुई थी, और मेहरुनिशा का पूरा मन था कि अब मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया है, अब मेरा जो प्रिय दामाद शहरयार है, अब वही राजा बनेगा। ये लड्डू मेहरुनिशा के मन में फूट रहा था, है ना। तो चलिए आप आगे देखते हैं। तो भाई मेहरुनिशा राजा बन मतलब मेहरुनिशा सपना देखने लगी, और ये बात जो मुंह से कह के मर गया था सलीम जहांगीर, यह बात को जमीन में दबा दिया गया। लेकिन जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होती है, तब शाहजहां उस वक्त कहाँ रहता है? दिल्ली दिल्ली में था। दिल्ली या आगरा वाला जो क्षेत्र था उसी के आसपास ही अभियान कर रहा था, कहीं गया हुआ था बाहर। क्योंकि आपको पता है बेटा है तो आहार बाहर जाना लगा ही रहता है, कोई जरूरी नहीं कि चौबीसों घंटा ये घर में रहता था। अब फोन था नहीं जो फोन घुमा देगा, आ जाओ पापा का मृत्यु हो गया है। तो कोई वैसा व्यवस्था दुरुस्त था ही नहीं, इधर मृत्यु हुआ, दाह संस्कार भी हो गया, लेकिन तब तक ये गायब रहा। कौन? शाहजहां। वो दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र के पास था। मतलब सुनिए सुनिए, वो दिल्ली आगरा वाला जो क्षेत्र था ना, उसी के आसपास, मतलब एक्चुअली दिल्ली में ही ना मृत्यु हुआ था। तो ये दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र के आसपास मृत्यु हुआ था शाहजहां का, लेकिन वो उसके पास था ही नहीं। मतलब शाहजहां दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र में नहीं था, वो दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र से बाहर था। रिजल्ट यह हुआ कि दरबारी के पास अच्छा मौका था कि शाहजहां के जगह पे किसी और को राजा बना दिया जाए, और इसी दौरान दरबारी ने खुसरो के जगह, मतलब जो खुसरो था, बोला कि खुसरो तो जेल में गला चिप के खुसरो को मार दिया है, तो एक काम करते हैं। दरबारी लोग अलगे चाल चला, क्योंकि दरबारी को चिढ़ बढ़ता था किससे? मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा ना बहुत पगलिया की तरह बकर 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 करते रहती है। आई क्या मतलब कहना चाहती है कि मेरा शहरयार, क्या शहरयार इसका, शहरयार को राजा बनाएंगे क्या? उसको मतलब बड़का सोना का एक वो घंटी मिल जाएगा क्या, वो जो शहरयार शहरयार करती है? दरबारी अलगे पगलहवा की तरह मतलब सोचता था। दरबारी बोला कि नहीं नहीं भाई, हमको मेहरुनिसा से बहुत चीर है। हम क्या करते हैं ना, कि हम कोई ऐसा लोगों को राजा बनाते हैं जो कि मेरे इशारा पे नाचे। पूरा दरबारी के मंत्री लोग यही सोचने लगे। तब बोले किसको बनावे, किसको बनावे भाई? तब उसको याद आया कि सबसे बड़का लड़का कौन था, लड़का कौन था? खुसरो। अच्छा, तो खुसरो को एक पुत्र भी हुआ था, जिसका नाम था दाबर बख्श। खुसरो का पुत्र, जिसको जेल में गला छिप के मारा गया, उसका एगो लड़का था जिंदा। तो सब बोला कि ठीक है, खुसरो का ही राजा बनने का बारी था, खुसरो तो इस दुनिया में नहीं है, एक काम करो, खुसरो का लड़का को ही राजा बना दो। तो सब मिल करके दाबर बख्श को राज बादशाह बना देता है मुगल वंश का। क्योंकि कोई राजा के लायक वहां लग ये नहीं रहा था, शहरयार वगैरह सब गोबर लग रहा था दरबारी को, है ना। और कोई व्यक्ति वहां था भी नहीं, सब बाहर गायब था। शहरयार भी शायद बाहर ही था, नहीं तो झगड़ा कर लेता दरबारी से। दरबारी को जो सही लगा वो काम किया, और उधर छटपटाते रह गई मेहरुनिसा जब राज्य अभिषेक हो रहा था दाबर बख्श का। क्योंकि फोन तो था नहीं जो अपने दामाद बाबू को फोन लगा के फटाक से खबर पहुंचा दे। ये चिल्लाते ही रह गई, इसको समझे ना कि मेरा शहरयार को कैसे भाई बोले पता लगे। और दूसरी ओर नूरजहां जो है, नूरजहां का दामाद जो शहरयार है, वो नूरजहां की पुत्री लाडली, मतलब शादी वादी तो करता ही है। और जहांगीर का भी पुत्र शहरयार, आखिर जहांगीर का भी पुत्र शहरयार हुआ ना। तो नूरजहां क्या चाहती थी कि शहरयार शासक बने, और नूर का भाई आसफ खान चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह जो है शाहजहां से हुआ है, तो हमारा दामाद क्या बने? राजा बने। यही सब दोनों भाई में, आप भाई बहन में झंझट हुआ था, ये आपको पहले भी हम बताए। आसफ खान चाहता था कि शाहजहां राजा बने, और ये दोनों जो है आगरा में नहीं थे, ये दोनों भाई आगरा वाला क्षेत्र में थे ही नहीं। उस वक्त किसकी मृत्यु हो गया था? हाँ, उस वक्त सलीम जहांगीर की मृत्यु हो गया था, और दोनों में से कोई भाई आगरा वाला क्षेत्र में थे ही नहीं।
और शहरयार भी नहीं था, और आपका शाहजहाँ भी नहीं था। और मुगल की गद्दी खाली जब हो जाती थी ना, तब मुगल को खतरा बना रहता था। इसलिए मुगल के दरबारी लोग जो दोनों था ही नहीं, वैसे भी चिढ़ ही था किससे, मेहरुनिसा से सबको। तो और तो सब मिलके क्या किए कि खुसरो का जो बेटा था बड़ा वाला डाबर बख्श, उसी को राजा बना देते हैं। और सोचे कि चलो तुम कम से कम मेरे इशारा पे तो नाचेगा डाबर बख्श। तो डाबर बख्श बोला हाँ बिल्कुल नाचेंगे, आप बोलोगे दिन तो दिन, आप बोलोगे रात तो। क्योंकि डाबर बख्श के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि जिसके दो दो चाचा जिंदा रहे, वो भी शेर चाचा शहरयार और शाहजहां, और उसके तुलना में भतीजा राजा बन जाए तो बहुत बड़ा बात होता है। खुसरो का बेटा डाबर बख्श राजा बन जाता है, उसको बन बन खुशी खुशी बन भी गया। और ये 4 मंथ तक मुगल को गद्दी को अपने अकॉर्डिंग चलाता भी है। हालांकि बलि के बकरे के रूप में ये जाना जाता है, गजब लाजूता खाता है। बाद में एक एक चीज बताएंगे। डाबर बॉक्स बहुत पहट के मार खाता है, ठीक ना। ये डाबर बॉक्स की एकदम अनलिमिटेड कहानी है, पूरा पहट के मार खाता है मुगल के दरबार में, है ना। जब चाचा लोग को पता चलता है ना कि डाबर बॉक्स के बारे में हम सपनों में नहीं सोचे थे राजा बन जाएगा, लेकिन ये पगला हुआ घुस करके बीच में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, जबकि हमको इन्फॉर्म करना चाहिए। ये हमको इन्फॉर्म नहीं करके चुपचाप राजा बन गया। और दरबारी लोगों के द्वारा ये राजा बनता है तो एक लाइन से सब लात जूता खाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 मंथ तक राजा बना रहता है दाबर बॉक्स, ठीक। और बलि का बकरा के रूप में भी इसे जाना जाता है। मुगल पूरा साम्राज्य पढ़ोगे पूरा मुगल के बारे में, तो बलि के बकरे के रूप में ये दावर बॉक्स रगड़ के लात जूता खाता है। ये कौन है? ये खुसरो का बेटा है, ठीक। क्योंकि दरबारी अपना शासन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि दावर बॉक्स को राजा बनाते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग चलावेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसको राजा बना भी दिए। आसफ खान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई कैसे दावर बॉक्स को राजा बना दिया, पगला गए हो क्या? दरबारी लोगों को बोला भाई पागल हो गए हो क्या, आप जो राजा बना दिए दावर बॉक्स को, ये कैसा मतलब बात है ना। तो लोगों के मन में भी आ गया कि भाई क्या ही बोले, दावर बॉक्स को राजा बना दिया। आसफ खान जब जाना कि भाई मेरे समधन का मेरे समधन का मृत्यु हो गया है, समझे ही लगे ना। सलीम जहांगीर की मृत्यु हो गई है, आसफ खान को पता चला तो फिर राजा वजा जो बन गया था, ये बात आसफ खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनते देखना चाहता था। यह सपना वो कई वर्षों से देखते आ रहा था। इसलिए तुरंत वह अपने दामाद शाहजहां को जो है सूचना भेजा, फटाक सन लेटर लिख के भेजा और बोला तुरंत आप आगरा दौड़ा लाइए जल्दी। बस फिर शाहजहां जो है, शाहजहां पत्र के माध्यम से शाह मतलब पत्र लिखा शाहजहां और सूचना देता है कि जितने भी दरबारी मेरे अगेंस्ट हैं उसका हत्या करवा दीजिए। क्योंकि शाहजहां को ये लिख के भेजा था कि जल्दी आइए, पगला गया है पूरा दरबारी, वो पगला हुआ दावर बख्श को राजा बना दिया है, ये खुसरो का बेटा दावर बख्श आपका भतीजा। यासफ खान लेटर लिखता है किसको? शाहजहां को। तो शाहजहां बोला अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, हमको आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तब तक आप एक काम करिए ससुर जी। मतलब ससुर जी कौन थे? आसफ खान थे ना ससुर जी, थे ना। बड़े भाई थे कि नहीं, लिखो ना कमेंट में हाँ या नहीं। आसफ खान ही ससुर जी थे। तो बोले ससुर जी को लेटर लिखता है कि ससुर जी जितने भी लोग हैं मेरे अगेंस्ट में उसका गला रेत दीजिए, सबका गला कटवा दीजिए। तो और यह पत्र पाते ही आसफ खान लगभग सभी दरबारी जितने भी अगेंस्ट में थे उसका गला कटवा दिया तलवार से, क्योंकि आसफ खान भी एक बड़ा पद पे था। उसका गला रेतवा दिया और साथ ही साथ सभी राजकुमार की हत्या करवा दिया जो जो राजा बनने के लिए दावेदार थे। उत्तर सब काम तो इसका ससुरे निपटा दिया आसफ खान, सबका हत्या करवा दिया जितने भी राजकुमार थे, चच्चा भतीजा सबका। और उत्तराधिकारी के लिए अपने आप को मतलब जो भी फोर्स करते थे उनका ये क्या करवा देता था, हत्या करवा देता था। कौन? आसफ खान, क्योंकि यह अपने दामाद जो है शाहजहां को राजा बनते देखना चाहता था। और हत्या के बाद शाहजहां जैसे ही आगरा पहुंचता है, मतलब सबका हत्या करवा देता है। और जैसे ही आगरा पहुंचता है तो 24 फरवरी 1628 को उस वक्त उनका राज अभिषेक
करवा देता है ना? हत्या के बाद जैसे ही शाहजहाँ आगरा पहुँचता है, मतलब सबका हत्या हो गया, मतलब जो भी ऑब्स्टिकल शाहजहाँ का बन सकते थे, उसका काम तो आराम से इसका ससुरे निपटा दिया। शाहजहाँ को तो लड़ना नहीं पड़ा ज़्यादा। सबका गर्दनें कटवा दिया। कौन? आसफ खान। आसफ खान कौन था? तो मेहरुनिसा का भाई था और शाहजहाँ का ससुर था। 24 फरवरी 1628 को राज अभिषेक हो जाता है। किसका? राज अभिषेक होता है शाहजहाँ का। और जहांगीर की मृत्यु के बाद जैसे दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र पर दाबर बॉक्स को बादशाह घोषित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार शहरयार भी अपने आप को लाहौर का बादशाह घोषित कर लेता है। क्योंकि इसको तो शहरयार को लगा कि अगर आगरा वाला क्षेत्र का राजा बने तो लात जूता तो हम पक्का हौंक के खा जाएंगे। किससे? उससे, क्या नाम है, शाहजहां से। शहरयार भी कहीं ना कहीं पागल था, डर गया था। तो बोला एक काम करते हैं, पिताश्री का मृत्यु तो हो ही गया है जहांगीर का, और ये मेरी सासू माँ जो है मेहरुन्निसा, वो पागल हो चुकी है, उसको पते नहीं है कि शाहजहां कितना पहुंचल लड़का है, तो हमको मरवाना चाहती इनडायरेक्टली। तो इससे अच्छा हम आराम से लाहौर वाला क्षेत्र को ही अपना लेते हैं, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ भी कहीं तो शासन करेंगे। मतलब समझ लीजिए शहरयार को थोड़ा सा बुद्धि था, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो था। वो शीशा होकर के पत्थर से टकराना नहीं चाहता था, है ना? और पत्थर यहाँ कौन था? शाहजहां पत्थर था। और शहरयार एकदम चालाकी से भाग जाता है लाहौर वाला क्षेत्र, वहीं पर बादशाह घोषित कर लेता है। और जैसे ही शाहजहां शासक बनता है, इन सब दरबारी को समाप्त करने में उसका ससुर हेल्प करता है, आसफ खान, और हत्या करवा दिया जाता है। और आगरा आते ही, राजा बनते ही, उसने अपने ससुर आसफ खान को 7,000 के जात, मतलब 7,000 घोड़ा सवार उनको प्रदान किया और उनके पद को और ऊंचा बढ़ा दिया गया। ठीक है ना? अब 7,000 घोड़ा उनके अंदर आ गया था। किनके अंदर? आसफ खान के अंदर 7,000 घोड़ा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसफ खान कितना ज्यादा पावरफुल था। एक आसफ खान एक इशारा देगा, उनका 7,000 घोड़ा अगला को काट के फेंक देगा। इतना पावरफुल आसफ खान हो चुका था। 7,000 के जात और सवार के साथ एक बड़े पद पे आसफ खान को पहुंचा दिया था। क्योंकि शाहजहां बहुत खुश हुआ था, शाहजहां बहुत ज़्यादा खुश हुआ था आसफ खान के इस करतूत से। जो काम शाहजहां को यहाँ आके करना था, वो सभी काम आसफ खान अकेले ही निपटा दिया। जो काम दामाद को करना था, वो काम ससुर ही अकेले देख लिया। तो समझ सकते हैं कितना ये इज्जत प्रतिष्ठा वाला बात है शाहजहां के लिए। साथ ही उनको आगरा का वाजिर भी नियुक्त कर दिया गया। वाजिर मुख्यमंत्री लेवल का पद होता है। और यह 4 से 5 महीना का समय ही शाहजहां को संघर्ष करने पड़ती है, शाहजहां के ससुर को। और शाहजहां को इन लोगों को राजा के पद पे नहीं था, तब तक इनके जीवन काल में संघर्ष था। और इनके बदले सभी संघर्ष जो है इनके ससुर आसफ खान ही स्वयं कर लेते हैं। क्योंकि शाहजहां को जो संघर्ष करना पड़ता है दबा के, वो तो उतना नहीं करता है, लेकिन सब संघर्ष इनके ससुर आसफ खान कर लेते हैं। क्योंकि आसफ खान का एक ही सपना था, उनके दामाद जो हैं वो राजा बनना। और दाबर बॉक्स को बहुत छोटी समय के लिए दिल्ली और आगरा का बादशाह बनाया गया था, लेकिन उसको फिर बाद में मरवा करके आसफ खान मरवा दिए। तो फिर बाद में शाहजहां 1628 ईस्वी में राजा बनता है। और शासक बनते ही शाहजहां कुछ क्षेत्र का विद्रोह कर, मतलब जहां जहां कुछ क्षेत्र था जो विद्रोही था, उसको दबाने का काम करता है ना? तो सब कुछ कभी हम देखेंगे। वीडियो कितना मिनट का है? 53 मिनट का। वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं? आप हम थोड़ा सा लेक्चर वीडियो स्पीड में लाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वीडियो स्पीड में लाएंगे तभी सिलेबस फटाफट खत्म होगा। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा ज्योग्राफी, पूरा आपका ना उधर इकोनॉमिक्स, सब कुछ को पढ़ना, साल भर के अंदर पढ़ना, 8 महीने 7 महीने में पढ़ना। तो हमको वीडियो लाना ही पड़ेगा, पर डे कम से कम 2-2 3-3 वीडियो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके सिलेबस खत्म होगा। 1-1 घंटा का अगर वीडियो लेक्चर के माध्यम से लाते हैं, तो हमको लगता है कि हम कम से कम 1,000-1,200 घंटा का क्लास ले लिए तो हम अपना पूरा यूपीएससी का लेक्चर खत्म करा देंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एकदम 1,000-1,200 घंटा, मतलब अगर 365 दिन है तो एक दिन में अगर 3-3 लेक्चर ले आई 3-3 घंटा का, तो हम एक साल में आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस को खत्म कर देंगे। कोई डाउट इसमें नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। तो दिल्ली और आगरा का ही क्या बना दिया जाता है, बादशाह बना दिया जाता है किसको, आपका ये शाहजहां को, और 1628 में इसका राज्याभिषेक होता है। और शाहजहां राजा बनने के बाद काफी खुश होता है और वो अलग अलग क्षेत्र को जीतने का भी प्रयास करता है, और जिस जिस क्षेत्र से विद्रोही जन्म ले रहे थे उन सब विद्रोही को दबाने का प्रयास करता है। सबसे पहले बुंदेलखंड वाला क्षेत्र चलकर देखते हैं। तो बुंदेलखंड से विद्रोह 1628 से लेकर के 1635 तक चलता है। और इससे पहले देखा गया कि बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला, सुने हैं ना वीर सिंह बुंदेला का नाम। तो इससे पहले वीर सिंह बुंदेला जो थे वो शासक थे, कौन, बुंदेलखंड के वीर सिंह बुंदेला, जो ये अबू फजल का हत्या किया था अकबर के टाइम में, वही शासक बना था बुंदेलखंड का। क्योंकि सलीम जहांगीर ने बुंदेलखंड मतलब वीर सिंह बुंदेला का खूब मन बढ़ा दिया था, क्योंकि सलीम जहांगीर बहुत खुश हुआ था जब वीर सिंह बुंदेला ने किनका हत्या कर दिया था, अबू फजल का। और अबू फजल का हत्या होते ही अकबर को शॉट मार दिया, माइंड में एकदम अकबर का कीड़ा काट लिया। तो फिर अकबर यही चिंता सोच में डूब गया, और फिर अकबर क्या होता है, मर जाता है, किसके याद में, अबू फजल के याद में। क्योंकि आपका दोस्त को ही मार दिया जाएगा ना, तो सच में आपके दिमाग में एक अलग लेवल का कीड़ा काट लेगा, और फिर आप वही चिंता में डूबे रहिएगा और फिर आप भी मर जाइएगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये बीर सिंह बुंदेला को अपने साम्राज्य में काफी बड़ा पद पे पहुंचा दिया था, कौन, सलीम जहांगीर। इस प्रकार से वो बुंदेलखंड से जो विद्रोही था वो 1628 से 1635 तक चलता है। और देखा जाए तो यहाँ का जो राजा था बुंदेलखंड का, वो वीर सिंह बुंदेला था। ये जहांगीर के कहने पर अबू फजल की हत्या भी करवा देता है। हालांकि जहांगीर और बुंदेलखंड के बीच एक अच्छा संबंध था, मतलब बुंदेलखंड और जहांगीर में एक अच्छा सा संबंध इसलिए था क्योंकि बुंदेलखंड का राजा कौन था, बीर सिंह बुंदेला था, इसलिए जहांगीर और बुंदेलखंड के बीच एक अच्छा संबंध था। बट बीर सिंह बुंदेला के मरने के बाद जब उसका पुत्र झूझड़ सिंह आता है राजा के पद पे, वो भी कहाँ का राजा, तो बुंदेलखंड का शासक बनता है। और शाहजहां के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं था, झूझड़ सिंह का संबंध शाहजहां के साथ अच्छा नहीं था, ठीक ना। झूझड़ सिंह के पिता बीर सिंह बुंदेला, शाहजहां के पिता सलीम जहांगीर, ये दोनों का संबंध अच्छा था। लेकिन झूझड़ सिंह जो बेटा था किसका, बीर सिंह बुंदेला का, और उधर सलीम जहांगीर का बेटा कौन था, ये क्या, शाहजहां। ये दोनों के, झूझड़ सिंह और शाहजहां के बीच में अच्छा संबंध बिल्कुल नहीं था, है ना। अच्छा बनता भी नहीं था, दोनों एक दूसरे से रफ ही बात करते थे, बिल्कुल अच्छा संबंध नहीं था। तो वह मुगल से अलग होकर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, बोला विद्रोह करना स्टार्ट कर, बोला मुगल के अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमको मुगल के अंदर नहीं, हमको अपना टैक्स वैक्स कलेक्ट करके हमको अपना घर में खुद अकेले शासन करना है, हम मुगल के अंदर नहीं रहेंगे, ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो अपना विद्रोह करने लगा किसके अगेंस्ट, शाहजहां के अगेंस्ट में अलग लेवल का विद्रोह करने लगा, शाहजहां का पुतला वगैरह जलाने लगा पूरा दबा के। तब शाहजहां को यह बात पता चलता है, तो शाहजहां विद्रोही को दबाने के लिए स्वयं वहां पहुंचता है। और शाहजहां बहुत गरमा गया, बोला ये पगला गया है क्या, युजर सिंह पूरा खानदान को, तो बोला शाहजहां उसको चिल्ला के बोला कि पूरा खानदान को तो हमारा ही खानदान तुमको बसा के धर दिया है, और तुम आज क्या घमंड में उछल रहा है, क्या स्वतंत्र करेगा, जन्म हम दिए हैं तो मारने का भी अधिकार हमको ही है। मेरा जो तुमको सलीम जहांगीर तुम्हारे वीर सिंह बुंदेला को इतना पाल पोस के बड़ा किया और बसा दिया, ये मजाक है क्या। और तुम जब स्वतंत्र रूप से झुझर सिंह तुम राजा बनते हो, तो तुम क्या बड़ा घमंड में तुम चूर हो रहे हो क्या झुझर सिंह, कभी जमीन को मत भूलो। मान लिए तुम तरक्की के बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हो, जमीन मत भूलो, नहीं तो जड़ जब हम लगाए हैं वृक्ष, तो गाछ को काटना भी हम ही शुरू कर देंगे। पूरा गड़माया जाकर के, क्या तुम तमाशा कर रहे हो, विद्रोह पे विद्रोह, जूझर सिंह तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, थोड़ा सा तो सोचो हम लोग कौन है तुम्हारे, हम लोग के ही द्वारा तुम हो, और तुम हम लोगों के साथ ही विद्रोह हमारे अगेंस्ट ही कर रहे हो, कैसा तुम्हारा दिमाग हो गया है जूझर सिंह, थोड़ा सा दिमाग लगा के जूझर सिंह तुम सोचो। ये सब बात जाकर के शाहजहां वहाँ बोला, बहुत ज़्यादा गरमाया, और देखे वो शांत हो ही नहीं रहा था, गरमाने के कारण इसका मूड एकदम गर्म हो गया शाहजहां का, बोला ये सब बहुत पागल हो गया है। तो
फिर कस के चिल्ला-उल्ला के पूरा उसको गरियाया बढ़िया से। झूझर सिंह को पूरा एकदम गाली-वाली दबा के दिया शाहजहाँ। और फिर जो झूझर सिंह है वो थोड़ा-सा शांत हो जाता है और झूझर सिंह को भी संधि करनी पड़ जाती है, क्योंकि झूझर सिंह को पता चल गया अपनी औकात। चूँकि ये मुगल का बसाया हुआ ही क्षेत्र बुंदेलखंड वाला था, जिसमें झूझर सिंह भी आज शासन करने के लायक है, नहीं तो ये जर को कब हमारा सलीम जहांगीर उखाड़ के फेंक देते, वीर सिंह बुंदेला का बौ भी पता नहीं रहता। आज इन लोगों का ही दया दृष्टि के कारण वीर सिंह बुंदेला अपना बुंदेलखंड जो राजस्थान में पड़ता है उस पे शासन किए, और दया दृष्टि बना रहा तो झूझर सिंह भी नेक्स्ट राजा बनता है। इस प्रकार से झूझर सिंह को शांत होना पड़ जाता है, संधि करनी पड़ जाती है मुगल के साथ, और अपने सेवा मुगल के ही अधीन रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि झूझर सिंह को पता चल गया ये शाहजहाँ के बात बोली से कि अब हमको लगता है कि कहीं शाहजहाँ मेरा जर को ही काट के हमको रोड पे ना ले आए, रोड तो छोड़ो कहीं अल्लाह के पास हमको पहुंचा ना दे। इसके अलावा दक्षिण भारत का भी इतिहास पढ़ोगे तो दक्षिण भारत में एक खान जहाँ जो है वह लोदी नामक शासक होता है। खान जहाँ लोदी पूरा का पूरा नाम क्या था? दक्षिण भारत में एक शासक शाहजहाँ के समय पनप के आता है, जिसका नाम रहता है क्या? खान जहाँ लोदी नामक शासक था। और उसने भी विद्रोह कर दिया था किसके विरुद्ध? बोला हमको भी भाई ना ये मुगल वुगल से अलग होना है, मुगल दबा के टैक्स लेता है हर एक साल, हमको अपना स्वतंत्र रूप से शासन करना है, हमको भी अलग होना है भाई। तो ये जो विद्रोह है वह 1628 में विद्रोह करता है। कौन? खान जहां लोदी। कब विद्रोह करता है? 1628 में विद्रोह करता है। और फिर अफगान जो सरदार था, ये जो था 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो हो गया है। अच्छा एक काम करते हैं फ्रेंड, हम आपको दूसरा वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा ये जो शाहजहां वाला सीरीज है हम आपको खत्म कर देंगे, है ना? क्योंकि अभी हमको ऐसा लगता है कि शाहजहाँ का सीरीज जो है वो अभी 1 घंटे से ऊपर का और जा सकता है। ठीक, तो हम इस वीडियो को भी यहीं पे रहने देते हैं, और हम जो भी मतलब दक्षिण भारत का लड़ाइयाँ है खान जहां लोदी के साथ शाहजहां का, एक एक करके आपको बताएंगे और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप मेरा पूरा लेक्चर पढ़ लीजिए, लेक्चर पूरा डिटेल्स में होने वाला है, एक एक चीज पढ़ाने वाले हैं। जितना इसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे वीडियो बनाने के बाद, पढ़ने के बाद चीज़ों को समझ के आप जाइए, एक बार क्वेश्चन पकड़िए। क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो हमसे आके मिलिएगा, कम से कम 100 में से 80 क्वेश्चन तो आप देख के टिक कर दोगे। 20 का कोई माँ बाप नहीं है, वो हम जानते नहीं हैं। 80% तो लाओ, इतना में सेलेक्ट हो जाओगे, है ना? बाद बाकी मेरा ट्रिक वाला वीडियो भी है, उसको देखा करिए। हो सकता है कि ट्रिक वाला वीडियो देखने के बाद वो 80% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन जो छूट रहा है वो भी कवर हो जाए, है ना? देखिए मुगल एम्पायर कैसे पूरा ये हरा हरा जो जितना है कैसे कवर करता है, जीत लेता है मुगल एम्पायर अपना सत्ता को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो शाहजहाँ का पार्ट 2 लाएंगे और फिर इस वीडियो का बड़ा एंजॉय करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।